16 अगस्त 1966 इराकी एयरबेस से एक मिग-21 रूटीन ट्रेनिंग फ्लाइट के लिए उड़ान भरता है। हर बार की तरह कुछ देर की फ्लाइंग के बाद एयरबेस पर लौटना होता है, लेकिन इस बार ये मिग-21 अपना रास्ता बदलकर हेड्जर एयरफील्ड पर उतरता है। ये एयरफील्ड इजराइल का होता है। लैंडिंग के कुछ टाइम बाद ही दुनिया को पता चलता है कि इजराइल ने बड़े शातिराना ढंग से इराक के फाइटर जेट को दिन दहाड़े चुरा लिया। आखिर मिग-21 की चोरी की कहानी क्या है और इजराइल ने इसे इराक से कैसे चुराया, जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, कहानी शुरू होती है साल 1959 से, जब मिग-21 का प्रोडक्शन शुरू होता है। मिग-21 सोवियत यूनियन ने इंट्रोड्यूस किया था, जो उस टाइम का सबसे एडवांस फाइटर जेट था। और 1961 के आसपास के साल के दौरान अरब कंट्रीज के कई देशों ने मिग-21 को सोवियत यूनियन से एक्वायर करना भी शुरू कर दिया था। और 1963 आते-आते मिग-21 इजिप्ट, सीरियन और इराकी एयरफोर्स आर्सेनल्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका था। सिंस मिग-21 वाज इंट्रोड्यूस्ड अंडर मैक्सिमम सीक्रेसी एंड सिक्योरिटी, इसकी वजह से सोवियट्स ने मिग-21 की डील के टाइम ही ये कह दिया था कि जेट्स की सिक्योरिटी, क्रू ट्रेनिंग और मेंटेनेंस सोवियट्स ही पूरी तरीके से देखेंगे। दूसरी ओर मिग-21 एक्वायर करने के बाद ये देश लगातार इसका यूज इजराइल के खिलाफ कर रहे थे, जिससे लगातार इजराइल को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था। इसके बाद से ही लगातार इजरायली एयरफोर्स की कोशिश थी कि किसी तरह वो मिग-21 की स्ट्रेंथ और वीकनेस को एनालाइज और स्टडी कर सकें, और जिससे अपने दुश्मनों पर टैक्टिकल एडवांटेज मिल सके। वहीं मोसाद की कमान संभालने के बाद मीर आमिद लगातार इजराइल के बड़े सैन्य अधिकारियों से पूछते रहते थे कि इजराइल की सुरक्षा के लिए मोसाद का सबसे वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है। वहीं एक बार नाश्ते के दौरान मोसाद चीफ ने इजरायली एयरफोर्स के कमांडर इजार वाइजमैन से पूछा कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, जिस पर एयर चीफ फोर्स ने उनसे एक झटके में कहा, मुझे आप मिग-21 ला कर दीजिए। इसे सुनने के बाद मोसाद चीफ मीर आमिद बिल्कुल शॉक्ड रह जाते हैं और पलट कर कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग तो सही है, मिग-21 पूरे वेस्टर्न ब्लॉक के किसी भी देश के पास नहीं है, और तुम जो चाहते हो वो सिर्फ सोवियट्स और उनके एलाइज के पास है। इस पर इजार वाइजमैन फिर से एक बार अपनी बात को फर्मली रिपीट करते हैं कि इजराइल को मिग-21 चाहिए और तुम्हें वह हर तरीका अपनाना चाहिए जिससे मिग-21 हमें मिल जाए। जिसके बाद मीर आमिद डिसाइड करते हैं कि वो इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी रहाविया वर्दी को देंगे, जिसने पहले भी मिग-21 चोरी करने की कोशिश की थी, जिसमें वो बुरी तरीके से फेल हो गए थे। इसमें पहली कोशिश इजिप्ट में हुई थी, जहां मोसाद के स्पाई जीन थॉमस ने पहली बार मिग-21 के पायलट हदीब हन्ना को $1 मिलियन देकर मिग-21 इजराइल में डिलीवर करने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी यह कोशिश जानलेवा साबित हुई, क्योंकि हदीब अन्ना ने इसकी खबर इजिप्ट की सरकार को दे दी थी। जिसके बाद जीन थॉमस, उसके पिता और 3 लोगों को जासूसी करने के लिए अरेस्ट कर लिया गया और दिसंबर 1962 में जीन थॉमस को 2 और लोगों के साथ फांसी दे दी गई। वहीं मिग-21 पाने की चाहत में इराक में ही एक ऐसा मिशन खटाई में पड़ गया था, जहां इराक के 2 पायलटों ने मिग-21 चुराने से इनकार कर दिया, जिसके बाद इस राज को छुपाने के लिए मोसाद के एजेंट्स को उन 2 पायलट्स की हत्या ही करनी पड़ गई। वहीं दूसरी ओर मोसाद चीफ मीर आमिद से ऑर्डर मिलने के बाद रहाविया वर्दी पूरे अरब कंट्रीज में फैले अपने एजेंट्स को फीलर्स भेज देते हैं कि उन्हें ऐसे इंसान की तलाश है जो मिग-21 इजराइल तक पहुंचा दे। हालांकि कई हफ्तों के इंतजार के बाद आखिरकार ईरान में पोस्टेड इजराइल के मिलिट्री अटाशे याकूब निमोर्दी रहाविया वर्दी को बताते हैं उन्हें एक इराकी यहूदी यूसुफ शमशेह ने बताया कि वो एक ऐसे पायलट को जानता है जो उन्हें मिग-21 लाकर दे सकता है। यूसुफ बताता है कि पायलट का नाम मुनीर रेदफा है, जो एक ईसाई है और इराकी एयरफोर्स में उसके साथ हो रहे बर्ताव से वो काफी नाखुश है। दरअसल मुनीर रेदफा इराकी एयरफोर्स में अपनी सर्विस कई सालों से दे रहे थे। बहुत ही टैलेंटेड, हार्ड वर्किंग होने के बाद, क्योंकि सिर्फ वो ईसाई थे, उन्हें उनके सीनियर्स ने कह दिया था कि वो कभी स्क्वाड्रन लीडर नहीं बन पाएंगे। इसके अलावा वो इस बात से भी बहुत खफा थे कि उसे
कुर्दों के गांव में बॉम्बिंग करने को कहा गया और जानबूझकर निर्दोष लोगों को मारने को कहा गया था, जिसके बाद उन्हें लगने लगा था कि इराक में रहने का अब कोई मतलब नहीं। वहीं लगातार मोसाद भी मुनीर के पीछे लगी रही और आखिरकार 1 साल के बाद उसे बातचीत के लिए ग्रीस आने के लिए मना लिया गया, जहां मुनीर की मीटिंग इजरायली एयरफोर्स के ऑफिसर्स से होनी थी, जिसके लिए उसने अपनी वाइफ की बीमारी का बहाना बनाया। उसके लिए कहा गया कि वो इकलौता ही परिवार में है जिसे इंग्लिश आती है और इस वजह से वहां उन्हें परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। वहीं इसके बाद लगातार हो रही बातचीत और एश्योरेंस के बाद मुनीर इस ऑपरेशन में शामिल हो जाते हैं। इस मिशन को अंजाम देने के लिए मुनीर को $1 मिलियन और पूरे परिवार को सेफली इराक से बाहर निकालने का एश्योरेंस दिया जाता है। जिसके बाद मुनीर को ग्रीस से रोम ले जाया जाता है, जहां पर इजरायली इंटेलिजेंस ऑफिसर उन्हें डिब्रीफ करते हैं। रोम के बाद मुनीर को 24 घंटे के लिए इजराइल भेज दिया गया, जहां उन्हें एक बार फिर ब्रीफिंग की जाती है। इसके बाद मुनीर तेल अवीव से एथेंस और वहां से बगदाद फॉर वन लास्ट टाइम, जहां अब उसे अपनी लाइफ के सबसे खतरनाक मिशन को एग्जीक्यूट करना था। वहीं मुनीर मिशन के कुछ दिन पहले बहुत ही बड़ी गलती कर देते हैं और अपने घर के सारे फर्नीचर को ही बेचते हैं, जिससे मोसाद के इंटेलिजेंस ऑफिसर इतना टेंस हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था अचानक से घर का पूरा फर्नीचर बिकने पर सिक्योरिटी सर्विस मुकरबरात मुनीर को अरेस्ट कर पूछताछ कर सकती है, जिससे पूरा मिशन खटाई में पड़ जाएगा। हालांकि लक वॉज इन द फेवर ऑफ इजराइल एंड मुनीर और मुकबरात को इसकी भनक तक नहीं लगी। मोसाद दूसरी तरफ मुनीर से किए गए वादे पर काम शुरू कर देती है, जिसमें मुनीर की वाइफ और उसके 2 बच्चों को एम्स्टर्डम ले जाते हैं। हालांकि मुनीर की वाइफ को इसके बारे में कुछ नहीं पता होता, क्योंकि मुनीर को अपनी वाइफ से सच बोलने में डर लग रहा था। इराक से बाहर जाने के सवाल पर उसने अपनी वाइफ को कहा था कि वो लोग लंबी छुट्टी के लिए यूरोप जा रहे हैं। वहां पहुंचने के बाद मोसाद के ऑफिसर मुनीर की वाइफ से मिलते हैं और उनकी वाइफ को बताते कि मुनीर क्या करने वाला है, जिसके बाद वो बहुत ही आग बबूला हो जाती है और इराकी एम्बेसी जाकर मुनीर का प्लान बताने की जुगत करती है। लेकिन जब उसे कहा जाता है कि अगर उसे अपने पति के साथ रहना है तो उसे इजराइल ही चलना होगा। काफी टाइम सोचने के बाद उसे लगता है कि उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है और इजराइल जाने के लिए वह मान जाती है। इसके बाद आती है तारीख 16 अगस्त 1966। मुनीर एयरफोर्स बेस पहुंचता है। उससे पहले उसे मोसाद की तरफ से पूरी तरीके से ब्रीफ कर दिया गया। यहाँ पर गौर करने वाली बात थी कि कभी मिग-21 के टैंक को फुल नहीं किया जाता था, क्योंकि रशियन के ऑर्डर्स थे कि उतना ही फ्यूल डाला जाएगा जो प्लान्ड रूट पर आने जाने के लिए लगता था। चूंकि मिग-21 की सारी चीजों के लिए इराकी फौजियों को रशियन से ऑर्डर लेना पड़ता था, जिसे लेकर इराकी सोल्जर्स काफी नाराज भी रहते थे। इस बात का मुनीर को भी पता था। अपने इस प्लान को सक्सेस करने के लिए उसने ग्राउंड टीम को भड़काया और कहा कि केवल तुम लोग उन रशियन की ही सुनो, जिसके बाद ग्राउंड टीम को यह बात बुरी लग गई और उन्होंने पूरा टैंक फुल कर दिया। चूंकि प्लेन अब टेक ऑफ के लिए तैयार था, लेकिन दिक्कत यह थी कि प्लेन का रूट पहले से ही प्री प्लान्ड होता था और रूट से भटकने पर प्लेन को मार गिराया जा सकता था। फिर भी मुनीर अपने टाइम पर प्लेन को लेकर टेक ऑफ करता है और कुछ देर रूट पर रहने के बाद ही वो जॉर्डन की तरफ प्लेन घुमा देता है। लेकिन प्लेन जैसे ही अपने प्लान्ड रूट से डाइवर्ट होता है, तुरंत ही मुनीर के ट्रांसमिशन पर आता है कि कमांडर, आप अपने रूट पर वापस आइए। पर मुनीर लगातार उसी जिगजैग रूट पर आगे बढ़ता रहता है। 2 बार वार्निंग के बाद तीसरी वार्निंग में आता है, आप वापस रूट पर आइए, नहीं तो प्लेन को मार गिराया जाएगा। लेकिन मुनीर नहीं रुकता और अपना ट्रांसमिशन ऑफ करके आगे इजराइल की ओर बढ़ चलता है और जॉर्डन में एंटर कर जाता है। पर वहां मोसाद ने बड़ी चालाकी से जॉर्डन एटीसी को विश्वास दिला देते हैं कि ये कोई यूएवी नहीं बल्कि सीरिया का मिग-21 है, जो रूटीन टेस्ट फ्लाइट पर निकला है। और फाइनली इराक और जॉर्डन से बचते हुए मिग-21 इजराइल में एंटर करता है और जहां पर उसे 2 मिराज फाइटर जेट एस्कॉर्ट करते हैं और 65 मिनट की फ्लाइट के बाद आखिरकार मिग-21 हेड्जर एयरफील्ड पर उतरता है। मोसाद ने असंभव को संभव कर दिखाया। इसका फायदा उन्हें 10 महीने बाद हुए युद्ध में मिला, क्योंकि इजराइल ने तब तक मिग-21 के ऑलमोस्ट सारे सीक्रेट्स जान लिए।
जिसके बाद इस वॉर में सीरिया के 6 मिग को मार गिराया और इजिप्ट की पूरी एयर फोर्स को ही बर्बाद कर दिया गया था।